हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लासों में ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए आज हमारा फोकस जनपद पंचायत जिला पंचायत के ऊपर होगा कि इसमें कितने प्रकार की समितियां काम करती हैं और इनका बनाने का उद्देश्य क्या है। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की जा रही थी, तब जो उस टाइम पे जो भी राज्यसभा और जो प्रधानमंत्री वगैरह लोकसभा वगैरह थी, तो उन्होंने क्या किया था कि एक बिल लेके आए थे। उस बिल का नाम था 73वां संविधान संशोधन बिल 1992। ये बिल था पंचायती राज से संबंधित। इसके अलावा एक और बिल लेके आए थे, वो था 74वां संविधान संशोधन बिल 1992, जो कि नगरीय निकाय से संबंधित था। तो जब आज की हमारी ये क्लास शुरू हो जाएगी, उसके बाद अगली क्लास नगरीय निकाय से संबंधित होगी, यानी कि 74वें संविधान संशोधन बिल के ऊपर आधारित होगी। हमारी अभी तक की जो क्लासेस चलती आ रही हैं वो 73वें संविधान संशोधन बिल 1992 यानी कि जो पंचायती राज के ऊपर आधारित है उस पर चल रही है। हमने पिछली क्लासों में ये भी पढ़ लिया था कि जब हमारा ये बिल जो था 1992 वाला जो ये बिल था, 73वां संविधान संशोधन बिल जो था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था, ये बिल जब राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह पास हो गया था, तो हमारे उस टाइम पे देश के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इस बिल को 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया था। हमारे देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो संविधान संशोधन बिल था, इसमें जो बातें लिखी गई थी वो सारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने ग्राम पंचायत को डिटेल में देखा था। अब आज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बिल में यह लिखा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था आप 3 स्तर में लागू तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 20 लाख की आबादी चाहिए। यानी कि जिस राज्य में 20 लाख की आबादी होगी या उससे ज़्यादा की आबादी होगी, वहाँ पर 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकते हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? वो 3 स्तर है, ग्राम पंचायत का स्तर है, जनपद पंचायत का स्तर है और जिला पंचायत का स्तर है। तो इसमें हमने एक चार्ट बनाया है समझने के उद्देश्य से। यहाँ पे है आबादी, यहाँ पर है वार्ड, यहाँ पे है राजनीतिक पद और यहाँ है शासकीय पद, यहाँ पर है कुल संख्या, यहाँ पर है न्यूनतम आयु। पहले हम ग्राम पंचायत का समझ लेते हैं, उसके बाद हम जनपद पंचायत जिला पंचायत के ऊपर आ जाएंगे। अब आप देखिए कि इसमें आबादी का मतलब ये है कि कम से कम उस गांव की, अगर आपको किसी गांव को ग्राम पंचायत बनाना है तो उस गांव की आबादी 1000 से लगाकर 5000 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम 1000 तो चाहिए ही चाहिए, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 5000 हो सकती है। यदि किसी गांव की आबादी 500 ही है या मान लीजिए 800 ही है, तो क्या वो ग्राम पंचायत बन पाएगी? वो ग्राम पंचायत नहीं बन पाएगी। और क्या चाहिए? और है वार्ड, कि एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम जो वार्ड होंगे, मतलब कम से कम जो वार्ड होंगे वो 10 होंगे, और अधिकतम वार्ड कितने होंगे? अधिकतम वार्ड होंगे 20। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए मिनिमम 1000 आबादी आवश्यक है, अधिकतम 5000 आबादी आवश्यक है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने ये समझी कि ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड हो सकते हैं, कम से कम 10 वार्ड हो सकते हैं और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गाँव है जिसका नाम है गाँव ए। एक गाँव है जिसका नाम क्या है? ए। जैसे मान लीजिए ये ऐसा उस गांव का जो है नक्शा है, इस प्रकार से है। इस गांव को मैंने नाम दे दिया ए गांव है। ये इससे लगा हुआ, इसकी बाउंड्री से जस्ट लगा हुआ एक और गांव है। मान लीजिए ये छोटा सा एक गांव है, गांव बी है ना। ये दोनों गांव जो है आपस में लगे हुए हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए इस गांव की आबादी 700 है, ठीक है, और मान लीजिए ये छोटा वाला गांव है, इसकी आबादी 400 ही है। इस गांव ए की आबादी 700 है और गांव बी की जो आबादी है वो 400 है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि क्या गांव ए को ग्राम पंचायत बना सकते हैं क्या?
तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अकेला ग्राम पंचायत ए, अकेला जो गांव है ए, ये ग्राम पंचायत अकेला नहीं बन पाएगा, और न ही गांव बी जो है वो भी अकेले अपने आप में ग्राम पंचायत बन पाएगा। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आप समझ भी गए होंगे क्यों संभव नहीं है, क्योंकि मिनिमम 1000 लोग चाहिए, आबादी 1000 चाहिए। यदि इस गांव को बनाएंगे तो 700 ही है, इस गांव को बनाएंगे तो 400 ही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों गांव को मिलाना पड़ेगा। दोनों गांव को यदि मैं मिला दूंगा तो 700 तो यहाँ पे आबादी है, 400 वहाँ पे आबादी है, यानी कि 1100 आबादी हो जाएगी। और ग्राम पंचायत बनाने के लिए तो मिनिमम 1000 ही चाहिए, यानी कि हम इस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाएंगे। यदि इस क्राइटेरिया में हम फिट बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव ए और गांव बी से मिलकर एक ग्राम पंचायत बन सकती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहीं कहीं एक गांव से ही मिलकर ग्राम पंचायत बन जाती है, और कहीं कहीं उस ग्राम पंचायत में 4 गांव भी रहते हैं। तो उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि ये जनसंख्या वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इन दोनों गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनानी होगी। अब प्रश्न ये आता है कि इस ग्राम पंचायत तो बन जाएगी दोनों से, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे? उस ग्राम पंचायत का नाम क्या हम ऐसा बोलेंगे ग्राम पंचायत ए, या हम ऐसा बोलेंगे ग्राम पंचायत बी? तो यदि इन दोनों गांवों को मिलाकर कोई ग्राम पंचायत बनेगी तो उस ग्राम पंचायत का नाम होगा ग्राम पंचायत ए। यानी कि किसी भी ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव है तो वो ग्राम पंचायत उस गांव के नाम से जानी जाएगी जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी आबादी अधिक है। कहने का मतलब गांव ए की आबादी 700 है, बी की आबादी 400 है, 700 ज़्यादा होती है आबादी, इसलिए यदि इन दोनों से मिलकर ग्राम पंचायत बनाएंगे तो उस ग्राम पंचायत का नाम होगा ग्राम पंचायत ए। इस ग्राम पंचायत ए के अंदर 2 गांव एग्जिस्ट करेंगे, गांव ए और गांव बी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये हमारा गांव ए है और ये हमारा गांव बी है, इधर वाला। अब हम आ जाते हैं वार्ड पे। मिनिमम कितने वार्ड चाहिए ग्राम पंचायत के लिए? 10 वार्ड चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि इन दोनों गांवों में मिलके कुल 15 वार्ड है, ऐसा हमने मान लिया। यदि कुल 15 वार्ड है तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि 1 से लगाकर जो 10 तक वार्ड है वो इस गांव में है, 1 से लगाकर 10 तक जो वार्ड है वो इस गांव में है, और 11 से लगाकर जो 15 तक के वार्ड है वो इस गांव में है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, मान लीजिए कि ये पूरा गांव, जो गांव ए है, इसके अंदर एक वार्ड नंबर 1 ये रहा, ठीक है, वार्ड नंबर 2 ये है, वार्ड नंबर 3 ये है, वार्ड नंबर 4 ये है, वार्ड नंबर 5 ये है, वार्ड नंबर 6 ये है, वार्ड नंबर 7 ये हो गया है, वार्ड नंबर 8 ये हो गया है, वार्ड नंबर 9 ये हो गया है, वार्ड नंबर 10 ये हो गया है। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आई। हमने क्या किया, हमने 1 से लगाकर 10 तक के वार्ड इसमें कर दिए। अब 11वां वार्ड कहाँ जाएगा? 11वां वार्ड दूसरे गांव में जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत ए में कुल कितने वार्ड हैं? 15 वार्ड है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जब 10 वार्ड यहाँ हो गया है तो आपका 11वां वार्ड है, मान लो यहाँ हो गया, 11वां वार्ड यहाँ हो गया, 12वां वार्ड यहाँ हो गया, आपका 13वां वार्ड यहाँ हो गया, आपका 14वां वार्ड ये हो गया, और आपका 15वां वार्ड ये हो गया। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। यानी कि ये हमने गांव ए और गांव बी दोनों को शामिल करके एक ग्राम पंचायत ए बना दी है। गांव ए में वार्ड 1 से लगाकर 10 तक के वार्ड है, गांव बी में 11 से लगाकर 15 तक के वार्ड है। यानी कि इस ग्राम पंचायत ए में कुल मिलाकर 15 वार्ड है। इतनी बात आप समझ में पाए? इसका मतलब हमने ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली है। इतनी बात आप समझे? यानी कि मिनिमम 10 वार्ड चाहिए, वो भी हमने समझा, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और मिनिमम आबादी 1000 हो सकती है, मैक्सिमम आबादी 5000 हो सकती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, राजनीतिक पद। वैसे तो सरपंच, पंच और ये लोग जो होते हैं, ये किसी भी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं या हमारी जो आसपास की जो हम क्षेत्रीय पार्टियां देखते हैं, उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं रहता है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, राजनीतिक पद जो होता है ग्राम पंचायत में, राजनीतिक जो पद रहेंगे वो सरपंच रहेगा, पंच रहेगा, उप सरपंच रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है
कि जब इस ग्राम पंचायत ए में इलेक्शन होंगे तो सरपंच के उम्मीदवारी के लिए इस गांव में जितने भी वोटर हैं, इस गांव की वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से ही कोई कैंडिडेट जो है सरपंच पद के लिए खड़े होंगे। फिर इलेक्शन होगा, फिर इस गांव के जो वोटर हैं यानी कि जो मतदाता है वो अपने पसंद का सरपंच चुनेंगे और वो सरपंच क्या होगा, निर्वाचित हो जाएगा। तो कहने का मतलब सरपंच को जनता चुनती है, सरपंच को इस गांव के वोटर चुनेंगे। तो वो चुनेंगे, इसका मतलब सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि सरपंच प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट होता है, सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब इस ग्राम पंचायत ए में कुल कितने वार्ड हैं? तो कुल 15 वार्ड हैं। इन 15 वार्डों पे हर वार्ड में एक एक मेंबर खड़ा होता है। मेंबर यानी कि क्या? मेंबर मतलब पंच, हिंदी में पंच कहते हैं, इंग्लिश में उसको मेंबर भी कहते हैं, जो वार्ड का हमारा मेंबर होता है। तो इन 15 वार्डों में 15 मेंबर खड़े हो सकते हैं। 15 मेंबर खड़े होंगे, जनता उनको वोट करेगी, जो इस गांव के जो वोटर होंगे वो उनको वोट करेंगे और उनमें से जो मेंबर जीतेंगे वो चुन के आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, पंचों को भी पर्टिकुलर गांव के मतदाता चुनते हैं डायरेक्ट, इसलिए इनका जो चुनाव होता है वो भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये बात भी आप समझ पाए। इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली। अब अगला जो पॉइंट है आपका उप सरपंच। प्रत्यक्ष को आप ध्यान रखना, प्रत्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टली इलेक्टेड, है ना। डायरेक्टली हम इसको क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं। लेकिन उप सरपंच को हम वोट नहीं देते हैं। हमसे मेरा मतलब क्या है, इस ग्राम पंचायत ए में ये इन वार्डों में जितने भी वोटर हैं, जितने भी मतदाता हैं, ये उप सरपंच को नहीं चुनते हैं। कि कौन चुनता है? देखिए उप सरपंच होता कौन है पहले तो वो समझिए। हमने समझा कि कुल 15 वार्ड हैं, ठीक है, कुल 15 पंच लोग जीतेंगे, यानी कि इस ग्राम पंचायत ए में कुल 15 पंच बनेंगे, मेंबर बनेंगे। तो इन 15 पंचों में से ही कोई एक व्यक्ति को उप सरपंच बनाया जाता है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन होगा? तो वो 15 जो पंच हैं, वो 15 जो मेंबर हैं, वो अपने ग्राम पंचायत में बैठ जाएंगे और सरपंच भी बैठ जाएगा और उनका जो भी ग्राम सभा भी बैठ जाएगी और आपस में जो है मेन जो पावर रहेगा वो किसके पास रहेगा? पंचों के पास रहेगा। 15 पंच आपस में से इन्हीं 15 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच बना देंगे। हमने क्या समझा? उप सरपंच को हमने नहीं चुना, इस गांव के वोटर ने कोई वोट नहीं दिया उप सरपंच को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उप सरपंच भी अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट होता है, ठीक है। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से, पंच प्रत्यक्ष रूप से, उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली, इसलिए क्योंकि इसको जनता नहीं चुनती है। आगे आते हैं शासकीय पद। ग्राम पंचायत में शासकीय लेवल पर ग्राम पंचायत का सचिव काम करता है, जिसको इंग्लिश में सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन इलेक्ट करता है? इसको राज्य सरकार इलेक्ट करती है, यानी कि इलेक्ट करने का मतलब नियुक्त। ग्राम पंचायत में सचिव को नियुक्त राज्य सरकार करती है। सचिव राज्य सरकार का एक कर्मचारी होता है और उसके वेतन से लेके, उसके ट्रांसफर से लेके सब कुछ जो लेखा जोखा होता है वो किसके पास होता है? राज्य सरकार के किसी विभाग के पास, यानी कि पंचायत विभाग के पास। तो जो राजनीतिक पद हो गए हैं वो 3 पद हो गए हैं। इस पद को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो काम का नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सरपंच ही ऑलमोस्ट सारा काम कर लेता है। राजनीतिक पद में ये आ गए हैं, शासकीय पद में सचिव आ गया है, ठीक है। और कुल संख्या से क्या मतलब है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें काम कर रही है? तो इसका उत्तर लगता है 23,922। 23,922। आप कहेंगे कि हमको ये पूरा एग्जैक्ट डेटा याद रखना जरूरी है, तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछली परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूं कि किस प्रकार से ऑप्शन पूछे गए थे। पिछली परीक्षा में ऑप्शन इस प्रकार से पूछे गए हैं, 20,000 - 21,000। पहला ऑप्शन इस प्रकार से था। दूसरा ऑप्शन मान लो इस प्रकार से है,
23,000 डैश 24,000। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि इस प्रकार से यदि वो ये रेंज मैंने कम रखी है, ये रेंज तो मैंने शायद 1,000 की रखी, मुझे ऐसा लगता है शायद वहाँ पे रेंज 2,000 की है। कहने का मतलब है कि 20,000 से 22,000 शायद उन्होंने डेटा दिया है। तो हम क्या समझें कि हमको ये एग्जैक्ट डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि 23,922 यानी कि ये 23,000 से ऊपर और 24,000 से फिलहाल तो कम है, लेकिन ऑप्शन तो आपका ऐसा आएगा 23,000 से 25,000 के बीच में, तो हम इजीली लगा पाएंगे। आपको याद रखना है 23,922 और ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो 23,000 से 25,000 की रेंज में हो, यदि रेंज वाला ऑप्शन आता है उस केस में। तो आप ये भी समझ पाए होंगे कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन पिक कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि 23,922 23,000 और 24,000 के बीच में वेरी करता है। इतना भी आप समझे। उसके बाद न्यूनतम जो आयु है चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत में 21 वर्ष है। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो इस ग्राम पंचायत ए का वोटर है, उसका नाम इस गांव की मतदाता सूची में है, वो चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष का होना चाहिए, वो मिनिमम कितने साल का होना चाहिए? 21 साल का होना चाहिए। एक और चीज़ है इसमें कि इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हमने पिछली क्लास में इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमने इसलिए डिस्कस किया है ताकि ये समझेंगे आप तो इसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आपको जब ये समझेंगे तो आपको ये सारा चीज़ें अपने माइंड में लेके चलनी है। अब हम शुरू करते हैं जनपद। अब देखिए, जनपद पंचायत का जो मैटर है वो कौन सा लेवल है? पहला जो पंचायती राज व्यवस्था का लेवल है वो ग्राम पंचायत है और दूसरा जो लेवल है वो जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत किसी भी क्षेत्र को बनाने के लिए उसकी आबादी 5,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम जो आबादी है, न्यूनतम जो आबादी है वो 5,000 चाहिए, अधिकतम जो आबादी है वो कितनी हो सकती है? 50,000 हो सकती है। ठीक है। और जो हमारी राज्य विधानमंडल जो होती है, यानी कि जो राज्य सरकार होती है, वो समय समय पर इसमें नियमों में बदलाव भी कर देती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो उस केस को, वैसे सामान्य केस जो संवैधानिक व्यवस्था में लिखा गया है उसके अनुसार जो डेटा है वो ये है कि 5,000 से 50,000 के बीच में जो आबादी होती है उस क्षेत्र को, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम लोग जनपद पंचायत कह सकते हैं। जनपद पंचायत में जो वार्ड होंगे वो मिनिमम वार्ड तो 10 होंगे और मैक्सिमम अधिकतम वार्ड 25 होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। यहाँ पे है 20 वार्ड, जो कि एक गांव की बात हो रही है। ठीक है, एक गांव में 20 वार्ड मैक्सिमम हो सकते हैं और जनपद पंचायत में 10 वार्ड मिनिमम होने चाहिए, 25 वार्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये वार्ड कैसे बनते हैं वो आपको समझना है। यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आप देखिए कि ये जो वार्ड है ना ये कैसे बनते हैं। आपको पता है कि ये ग्राम पंचायत ए है। ये ग्राम पंचायत ए इसलिए है क्योंकि इसको हमने ग्राम पंचायत बनाया गया है। इसमें 15 वार्ड शामिल किए गए हैं। इसकी आबादी भी 1,000 से ऊपर हमने मान ली है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसमें 2 गांव मिक्सअप है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। हम ये समझ रहे हैं कि जनपद पंचायत के जो वार्ड होते हैं 10 और 25, ये 10 और 25 यानी कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए किसी जिले में जो जनपद पंचायत के जो वार्ड हैं वो 15 हैं, तो वो वार्ड यानी क्या? वो वार्ड यानी क्या कि एक ग्राम पंचायत ये हो गई है, फिर मान लीजिए एक और ग्राम पंचायत ये हो गई है, एक ग्राम पंचायत ये सारी ग्राम पंचायतें हैं। बी भी ग्राम पंचायत है, सी भी ग्राम पंचायत है। हम ये नहीं जानते कि इनमें कितने गांव हो सकते हैं इसमें 4 गांव हो सकते हैं इसमें एक ही गांव हो, है ना, वो मैटर नहीं है। फिर ये ग्राम पंचायत मान लो डी है, ये ग्राम पंचायत मान लो कि आपका डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। फिर इसको हटा देता हूँ मैं, इसको ए को यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये ई के बाद आपका एफ आएगा, उसके बाद ये एफ जी और एच। इतना समझने के लिए हमारा काफ़ी है, थोड़ी जगह और बच रही है, एक आध और बना देते हैं। तो जी एच और ये फिर आ जाएगा आई। अब आप समझो कि कितनी ग्राम पंचायतें आपको दिख रही है। ग्राम पंचायत ए से लगा के हमको ग्राम पंचायत जी के बाद एच तक हमको ग्राम पंचायतें दिख रही है।
तो ये जो वार्ड होते हैं ना जनपद पंचायत के, ये वार्ड इन 7-8 गांवों को मिलके एक वार्ड बनता है। 7-8 गांवों को, यानी कि गांवों को नहीं, ग्राम पंचायतों को, 7-8 ग्राम पंचायतों को मिला के एक वार्ड बनता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जनपद पंचायत तो बहुत बड़ी होती है। किसी किसी जनपद पंचायत में 2 तहसील शामिल होती है, किसी किसी जनपद पंचायत में मान लो कि एक तहसील ही बहुत बड़ी है तो जनपद पंचायत वही तहसील का एरिया हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक तहसील छोटी होती है, उसके पास की तहसील ज़्यादा बड़ी होती है, तो दोनों तहसील को मिला के एक जनपद पंचायत का क्षेत्र बना दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब मान लो कि 2 तहसीलों को मिला के यदि जनपद पंचायत का क्षेत्र बनाएंगे तो उस पर तो फिर बहुत सारे गाँव हो जाएंगे। अगर बहुत सारे गाँव हो जाएंगे तो फिर वार्ड की संख्या तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी नहीं रहती है। कितनी है? 10 से 25 ही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन सभी, यानी कि कितनी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि वैसे तो 7 से 8 ग्राम पंचायत को मिला के या 5 से भी, जैसा आबादी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा हो जाए वैसा। तो मान लो कि ये ए से लगाकर A B C D और E कहाँ है हमारा? ये वाला, ये इतना जो एरिया है D और E, ये इसमें कितने ले लिए मैंने? वार्ड ग्राम पंचायत A B C D E, इससे मिलके एक वार्ड बन गया। ये वार्ड का है? जनपद पंचायत का। जनपद पंचायत का एक वार्ड इनसे मिलके बन गया। फिर और कौन से गांव बच रहे हैं? ये तक तो हमने ले लिया। इसके बाद F G H I, इन चारों ग्राम पंचायतों को मिला के एक और वार्ड बना दिया, तो 2 वार्ड बन गए। तो आप समझ पाए होंगे कि हमारा जो हमने अभी क्या समझा, हमने ये समझा कि ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं वो तो गाँव में ही कोई मोहल्ला होता है छोटा मोटा। इसमें हमने देखे थे कि छोटे छोटे मोहल्ले हैं, है ना। ये ग्राम पंचायत आपका गांव ये है और ये छोटे छोटे मोहल्ले हैं, इन मोहल्लों में ही वार्ड बना दिया जाता है। लेकिन जनपद पंचायत के केस में ऐसा नहीं होता है। जनपद पंचायत के केस में क्या होता है? कम से कम 4-5 ग्राम पंचायतों को मिला के एक वार्ड बना दिया जाता है। तो हम यही समझ रहे थे कि जनपद पंचायत का एरिया तो बड़ा होता है, फिर ये इतने कम वार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिला के वार्ड बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जनपद पंचायत का जो राजनीतिक पद होता है इसमें, वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, जनपद पंचायत का सदस्य होता है, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। ये तो हो गए राजनीतिक पद, ठीक है। और जो शासकीय पद होता है जनपद पंचायत में, वो होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो जो शासकीय पद होते हैं वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होता है, और जो राजकीय पद होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अब जब ये सभी इन ग्राम पंचायतों को मिला के जो वार्ड नंबर 1 बना है, मैंने ग्राम पंचायत A से लगाकर ग्राम पंचायत E तक एक वार्ड बना दिया था। मतलब मैंने 5 ग्राम पंचायतों को शामिल करके एक वार्ड 1 बनाया था जनपद पंचायत का। तो जब हमने ये जनपद पंचायत का वार्ड 1 बनाया तो अब इसमें कैंडिडेट खड़े होंगे। अब इसमें कैंडिडेट उतरेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और कैंडिडेट कौन उतरेंगे? या तो वो इस ग्राम पंचायत का बॉर्डर हो सकता है, यहाँ का हो सकता है, वहाँ का हो सकता है, वहाँ का हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इस वार्ड में ये वाला वोटर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका तो वार्ड नंबर 2 है ना। ये तो ए से लगाकर E तक की वार्ड है, इसमें ये खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको ये समझना है कि वार्ड उस चुनाव में खड़े होने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ चुनाव हो रहा है उसकी किसी भी गाँव में वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। फिर जब इन ग्राम पंचायतों में 5 ग्राम पंचायतों से मिलकर जो हमारा वार्ड 1 बना है, जब इस वार्ड 1 में इलेक्शन होगा तो इसमें कैसे होंगे? इसमें सदस्य खड़े होंगे। इसमें सदस्य खड़े होंगे। सदस्य खड़े होंगे वो वार्ड 1 नंबर वार्ड से कोई सदस्य खड़े होंगे, 2 में बहुत सारे सदस्य खड़े होंगे, 3 में कोई खड़े होंगे। फिर जब इलेक्शन होगा तो उनमें से कोई ना कोई सदस्य जीत जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे जीतने के बाद? जनपद सदस्य, जनपद का सदस्य। इतना आप समझे? तो ये जो सदस्य हैं ये जनपद का सदस्य है, जो कि इस पर्टिकुलर वार्ड से निर्वाचित होकर आते हैं। इनको कौन चुनता है? इनको फिर से वही बात है, इनको हम ही वोट देते हैं। जो इन 4-5 गाँव में मिलकर जो ग्राम पंचायत के जो वोटर हैं वही इन जनपद सदस्यों में से किसी एक का चुनाव कर लेते हैं, किसी एक को जिता देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनपद अध्यक्ष तो अभी छोड़ते हैं हम, सदस्य की बात हो रही है। सदस्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इतना आप समझे? सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अध्यक्ष कैसे चुना जाता है?
अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कितने वार्ड हैं, ये टोटल 10 से 25 वार्ड है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक ऐसी जनपद पंचायत है जहां पे कुल जनपद के 15 वार्ड हैं। मैंने एज्यूम किया कि उसमें 15 वार्ड हैं, जैसे कि वार्ड 1 है, 2 है, ऐसे करके कुल कितने वार्ड है? 15 वार्ड है। यदि 15 वार्ड हैं कुल, तो इन 15 वार्ड में 15 जनपद सदस्य चुन के आएंगे। ठीक है, 15 जनपद सदस्य चुनाव जीत के आ जाएंगे। फिर जैसा उस वार्ड मेंबर वाले केस में हुआ था, पंचायत में वार्ड मेंबर के केस में हुआ था कि वार्ड मेंबर ने, पंचों ने आपस में बैठ के उन्हीं पंचों में से किसी एक को उप सरपंच बनाया था, ऐसा इसमें भी होता है कि जो जनपद सदस्य होते हैं, ये जनपद सदस्य आपस में बैठ के और फिर क्या करते हैं? चुन लेते हैं किसी एक को। क्या चुनते हैं? अध्यक्ष चुन लेते हैं, जनपद अध्यक्ष चुन लेते हैं, जनपद पंचायत का अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अध्यक्ष को तो हम नहीं चुनते हैं, हमने तो जनपद सदस्य को चुना था। ठीक है, अध्यक्ष को किसने चुना है? अध्यक्ष को तो जो जनपद सदस्य जिनको हमने चुना है उन्होंने जनपद अध्यक्ष को चुना है। तो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और एज इट इज क्या होता है, उपाध्यक्ष के केस में भी होता है, इसका चुनाव भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। शासकीय पद हमने देख ही लिया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो होते हैं ये एक अधिकारी होते हैं, पीएससी से रिक्रूट होके आते हैं। और इनके पास क्या पावर है? इनके पास ग्राम पंचायतों की जो फाइलें पास होती है, देखो ग्राम पंचायत में जो भी काम होगा उसको कौन मैनेज करता है? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, सचिव सारे रजिस्टर को संधारित करता है। तो सचिव जब सारे रजिस्टर को संधारित करता है तो सचिव को अपने ऊपर ले जाना पड़ता है, जनपद में उस फाइलों को पास करवाना पड़ता है, क्योंकि फाइनली फंड जो है, जो पैसा है वो राज्य सरकार जिले में भेजती है, जिला पंचायत में, जिला पंचायत से वो फंड जनपद पंचायत में आता है और जनपद पंचायत से वो फंड ग्राम पंचायत पे जाता है। तो इसकी एक प्रोसेस होती है। तो कहने का मतलब है कि जो फंड प्रोवाइड करने का जो काम है, फाइलों पे साइन करने का जो काम है, वो तभी फंड पास होगा जब आपके सीईओ साहब जो हैं वो क्या करेंगे? फाइलों पे साइन करेंगे। तो इनका काम क्या है? इनका काम है फाइलों पे साइन करना। यदि ग्राम पंचायत ने कोई कुछ काम किया है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट देना, सर्टिफाइड करना, यानी कि हाँ ये काम हो गया है, अब उसको ओके कर देना। ये सारा काम किसका है? सीईओ साहब का है। फिर आती है कुल संख्या। जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की अभी तक 313 पंचायतें काम कर रही है। इसमें भी सेम बात है कि इसमें भी ऑप्शन ऐसे आता है, अभी आया था ये वाला सवाल भी, इसमें भी ऑप्शन ऐसे आता है, दिख रहा है शायद आपको, इसमें ऑप्शन ऐसे आता है 301 से लगाकर 350, ऐसे ऑप्शन आए थे। यानी कि ये तो मैंने आंसर ही लिख दिया है। तो 301 से ऐसा पूछा था कि मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतें कितनी हैं, और फिर ऑप्शन में ऐसा दिया था 301 से 350। तो आपका आंसर क्या लगेगा? 301 से 350। 313 वैसे वो आसान है, याद रख सकते हैं। तो आप समझ पाए कि 313 जनपद पंचायतें काम करती है। उसके बाद न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 21 साल का व्यक्ति होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और एक और चीज़ है कि जो कार्यकाल है जनपद पंचायत का वो भी 5 वर्षों का होता है। और भंग करने की प्रक्रिया जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, सरपंच को कैसे हटाते हैं, वही वाला सारा तरीका यहाँ काम करता है। ठीक है, कि 6 महीने से चुनाव नहीं होंगे वगैरह वगैरह, जो हमने पढ़ा था डिटेल में, तो उसको दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए यदि आप में से कोई व्यक्ति पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 5 देखिए, तो आपको ये और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ समितियाँ काम करती है, तो वो समितियाँ हमको समझना आवश्यक है। अब देखिए कि ये जो जनपद पंचायतें होती है ये कैसे मिलके बनती है, इसको समझिए। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत के सदस्य होंगे और अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, ये तो लोग रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये तो इनसे ही मिलके बन रही है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर जनपद पंचायत क्षेत्र के 10% सरपंच रहते हैं। कितने परसेंट? 10%। 100% कुल सरपंच है, उसमें से 10%। मान लीजिए कि 100 सरपंच है, उसमें से 10% सरपंच इसमें जनपद पंचायत का पार्ट रहते हैं। लेकिन ये चक्रीय क्रम में चलता है। कैसे चलता है? कहने का मतलब है कि एक साल 10 लोगों को चुन लिया, फिर एक साल 10 लोगों को चुन लिया, ऐसे करके वो चलता रहता है। ये क्रम चलता रहता है।
इस प्रकार से। और कौन रह सकता है जनपद पंचायत के सदस्य में? और उस पर्टिकुलर ब्लॉक के विधायक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनपद पंचायत के सदस्य जो हैं, ये इन सबसे मिलकर जनपद पंचायत जो है बनती है। इतने काम का डेटा नहीं है ये, लेकिन समझने के उद्देश्य से हमने सीखा। अब हम चलते हैं एक और काम की चीज कि इस जनपद पंचायत में सरकार ने ये प्रावधान किया है, संविधान में ये प्रावधान किया है पंचायत के, कि देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो क्या है ना कि एक साथ मिलकर इतना सारा काम कर नहीं पाएंगे, उनके ऊपर लोड पड़ जाएगा। क्या क्या काम देखेंगे वो? 2 व्यक्ति कितना काम देख लेंगे? तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ऐसा करते हैं कि कुछ समितियां बनाई जाए, कुछ स्थायी समितियां बनाई जाए। इन समितियों को बनाने का क्या उद्देश्य है? इन समितियों को बनाने का उद्देश्य ये है कि एक साथ सारा लोड इनके ऊपर ना आए, और उसके बाद क्या हो कि जब इतने सारे जनपद सदस्य हैं, 25 ही मान लो, कि जब 25 में से 2 तो हटा दो, उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष वगैरह, तो मान लो कि 24 सदस्य हैं, तो ये 24 सदस्य क्या करेंगे, है ना, अपने एरिया का देखें। इससे अच्छा कुछ समितियां बनाई जाए जनपद पंचायत में, और उन समितियों में अलग अलग लोगों को, 3 लोगों को इस समिति में कर दिया, 3 लोगों को इस समिति में कर दिया, 3 लोगों को उस समिति में कर दिया। ऐसे करके इनको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिस क्षेत्र में रुचि हो उसको वो वाला जो समिति में उसको दे दी जाए सदस्यता। तो फिर वो समिति बनाने का उद्देश्य क्या है, समझ पाया? कि जो काम करना है जनपद पंचायत को, जो विकास के कार्य करने हैं, उसमें उसको 7 भागों में बांट दो, और 7 भागों में बांटने के बाद ये जो ज़्यादा सदस्य हैं इनको भी उसमें भागीदारी दे दो। क्योंकि ऐसे अगर भागीदारी नहीं देंगे तो वो अपने एरिया देखेंगे, जहाँ से वो चुन के आए हैं जिस वार्ड से, उसको ही देखेंगे। लेकिन यदि उस समिति का सदस्य बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो पूरा जनपद पंचायत को कवर कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि समिति बनाने का उद्देश्य क्या था। अब आपको यह समझना है कि समितियां कितनी होती है। तो जनपद पंचायत में जो स्थायी समितियां होती है वो 7 होती है, और इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये समितियां यहाँ भी हैं, ये समितियां यहाँ भी हैं, दोनों जगह सेम समितियां हैं। तो यदि आप एक को एक बार याद कर लेंगे ना, तो आपको इस वाले में याद ही नहीं करना पड़ेगा। और याद करने का तरीका मैंने बनाया है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे को ठीक लगा जल्दबाजी में, वो मैंने कर दिया है। आपको और भी अच्छा तरीका आता है तो आप वो भी अप्लाई कर लेना, ठीक है। 7 समितियों को याद करने का तरीका हमने ये बनाया है कि थोड़ा और ऊपर लेको नीचे तक चला जाएगा शायद से। तो ये बनाया है कि सबसे पहले स्थायी समितियां पढ़ रहे हैं ना, 7 स्थायी समितियां होती है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पहले याद कर लेते हैं। एक बार आप सुनिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक अपने माइंड में रिकॉल करेंगे। सबसे पहले तो है सामान्य प्रशासन समिति बनाई गई। सामान्य प्रशासन समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? सामान्य प्रशासन समिति बनाई गई। सामान्य प्रशासन समिति बनाई गई, और सामान्य प्रशासन समिति ने देखा जाके, यहीं से इतना आपको याद रखना है, सामान्य प्रशासन समिति ने जाके देखा यार कि मुझे तो जनपद पंचायत में काम करना है। जनपद पंचायत मतलब कि लोग तो यहाँ पे पंचायत में तो लोग आसपास सब लोग खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। तो दूसरी समिति बनाई गई, कृषि समिति। एक बार आप सुनेंगे तो फिर आपको ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा। दूसरी समिति बनाई गई, कृषि समिति, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति बनी, उन्होंने देखा कि यार जनपद पंचायत में समिति बनानी है, यहाँ पे तो सब लोग कृषि करते हैं ऑलमोस्ट पंचायत में, तो क्या करें, चलो एक कृषि समिति बना दी जाए। अब एक कृषि समिति बना दी, और कृषि समिति बनाने के बाद उन किसानों के जो है, किसान जो खेती करने लगे, लेकिन उनके आने वाले जो पीढ़ी हैं, संतानें हैं, वो लोग किसानों ने सोचा यार कि इनको भी खेती करनी पड़ेगी, इनको भी खेती करनी पड़ेगी, हमारी जो आने वाली संतानें हैं इनको भी कृषि करनी पड़ेगी, लेकिन हमको तो इनको शिक्षा देनी चाहिए, हमको तो इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो उसके बाद शिक्षा समिति बनाई गई। तीसरे नंबर पर शिक्षा समिति बनाई गई। जब शिक्षा समिति बनाई गई, जब शिक्षा समिति बनाई गई, और किसानों के जो पुत्र थे, ये किसानों की जो पुत्रियां थी, जब उन्होंने शिक्षा पाई और जब वो थोड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने सोचा यार कि हम तो शिक्षित हो गए, और अब जो है हमारे गांव में खेती करते रहेंगे क्या, यहाँ पे कुछ उद्योग भी आने चाहिए, यहाँ पर कुछ उद्योग भी आने चाहिए। तो उसके बाद
सहकारिता सहकारिता एवं उद्योग समिति बनाई गई। ठीक है, सहकारिता एवं उद्योग समिति बनाई गई। जब उद्योग आ गया, जब गांव के अंदर उद्योग आ गया, तो उनने देखा यार कि गांव में तो नेटवर्क ही नहीं है, गांव में तो टावर ही नहीं मिलता है, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, फ़ोन ही नहीं लग रहा है, किसी को ईमेल करना है तो वो भी नहीं कर पा रहे, यानी कि कुल मिला के उनके बिजनेस को वो इफेक्ट कर रहा था। तो उनने बोला कि यार कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि संचार की व्यवस्था होनी चाहिए बढ़िया। तो उसके बाद जो अगली आपकी समिति आई वो आई संचार एवं क्या पढ़ेंगे इसको, सकर्म। उसके बाद आपकी जो दो समितियां हैं, अब यहाँ ध्यान से समझना, अब उसके बाद जो आपकी दो समितियां हैं, ये सह समिति पे हमने पांचवी समिति एंड करी, तो अगली वाली भी स से शुरू होती है, अगली वाली भी स से शुरू होती है जो कि स्वास्थ्य है, और उससे अगली वाली इस व से शुरू होती है। देखो अगली स से ये करी तो अगली वाली भी स से शुरू होती है यानी कि स्वास्थ्य, और उसके बाद इससे अगली वाली वो व से शुरू होती है यानी कि वन समिति। वन समिति। स्वास्थ्य, इस समिति का पूरा नाम क्या है, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण। ये 7 समितियां हैं, ये क्या हैं, ये स्थायी समितियां हैं। ये स्थायी समितियां हैं। ठीक है, हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि जब जनपद पंचायत में स्थायी समितियां बनाई जा रही थी, क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जनपद पंचायत अध्यक्ष के ऊपर सारा लौटना है और जो जनपद सदस्य चुन के आए हैं उनको भी काम करने में भागीदारी मिले, क्योंकि वो वैसे भी काम करेंगे लेकिन अपने पर्टिकुलर वार्ड में सीमित हो जाएंगे, और यदि उनको इन समितियों का सदस्य बना दिया जाएगा तो फिर ये समितियां तो पूरे ही जनपद क्षेत्र में काम करेगी, तो वो बाउंडेशन खत्म हो जाएगी वार्ड वाली। बात समझ पाए? तो ये समितियां बनाई गई। कितनी स्थायी समितियां बनाई गई? 7 समितियां बनाई गई। कैसे बनाई गई? पहली समिति बनी सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति ने ये जाके देखा कि यार जनपद पंचायत में जाके समिति बनानी है, तो यहाँ पंचायत में जाके देखा तो वो बोला कि यार यहाँ पे तो सब लोग कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो फिर उनने क्या बोला कि सबसे पहले कृषि समिति बना दी जाए। सेकंड नंबर की, पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग, उसके बाद उन्होंने कृषि समिति बनाई। जब उस गाँव के किसान लोग कृषि करने लग गए और फिर उन्होंने सोचा यार कि क्यों ना ऐसा किया जाए, हमारी जो आने वाली संतान है उनको तो कम से कम शिक्षा मिले, हम तो कृषि कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो तीसरी समिति क्या बनी? शिक्षा समिति बनी। शिक्षा समिति बनी। जब शिक्षा समिति बनी और उनके जो बच्चे थे वो पढ़ लिख गए, तो उन्होंने सोचा यार कि क्या हम अब हमारी जो ये पिताजी वगैरह हैं ये क्या कृषि करते रहेंगे, इनको उद्योग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, हमारे गाँव में उद्योग आना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सहकारिता एवं उद्योग समिति बनाई गई। जब गांव में उद्योग आ गया तो उनने सोचा, उनने एक और प्रॉब्लम फेस करी। उनने कहा यार यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, हमको ईमेल भेजने में, इंटरनेट कनेक्शन में, फ़ोन किसी को लगाओ तो फ़ोन कट जा रहा है, तो इतनी सारी समस्याएं हो रही। तो उनने क्या कहा? उनने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे संचार एवं सकर्म समिति बनाई जाए। जब संचार समिति भी आ गई तो फिर हमने देखा यार कि 6ठे और 7वें नंबर की जो समिति है उसका 6ठे वाली का तो नाम संचार से यानी कि स से शुरू हो रहा है। तो स से यानी कि स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण या बाल विकास, एक ही बात है, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण। और फिर हमने देखा कि 7वीं वाली जो समिति है वो भी स के बाद क्या आ रहा है? स्वास्थ्य में स के बाद वह आ रहा है, यानी कि वो वन समिति है। इस प्रकार से 7 समिति हमको इजीली याद हो जाएगी। थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करिए 5 मिनट 10 मिनट वीडियो खत्म करने के बाद, तो आपको ये समितियाँ याद हो जाएगी। अब फिलहाल के लिए इतना। अगली क्लास में हम लोग फिर इस समिति से, इसी क्लास से, यहीं इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम देखेंगे कि इन समितियों का क्या काम है और प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में आए थे। फिर से वही बात है कि जो पुरानी पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन समितियों से और इनसे, तो वो प्रश्न क्या क्या थे उनको भी हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।